हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हल का प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों को। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे हल का प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत। हल जो है अपने सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया था? 1915 में। कब किया था? 1915 में। इनका पूरा नाम था C.L. हल। ये क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के अंतर्गत किया था। किस बुक में? देखिए बच्चों, ये जो हल का प्रबलन का या सबलीकरण का सिद्धांत है, ये आपके टेट और सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इससे आपका एक क्वेश्चन 100% आता है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। दूसरी बड़ी विशेषता इस सिद्धांत की है कि जितने भी व्यवहारवादियों ने अपने सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों में ये सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत माना गया है, सबलीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। तो इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? हल ने 1915 में किया। किस पुस्तक में किया? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में। ठीक, अब ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत, ये सिद्धांत हल का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलो के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? पावलो और थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में क्या बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित होना ही सीखना है। तो यहाँ पे हल कह रहे हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध तो स्थापित होता है, लेकिन कैसे होता है? हमारे अंतर्नोद के कारण होता है, आवश्यकता के कारण होता है। इसलिए इसको आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप एक बात समझते चलिए कि जो हल का सिद्धांत है, ये सिद्धांत पूरी तरीके से किस पे आधारित है? आवश्यकता पे आधारित है। इसीलिए इसको आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है, आवश्यकता की कमी का सिद्धांत कहा जाता है। तो हल ने बताया कि हर व्यक्ति कि अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैविक आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं हमारे अंदर क्या करती हैं? अंतर्नोद उत्पन्न करती हैं। अब इस शब्द को आप अच्छे से समझ लीजिए, अंतर्नोद। अंतर्नोद क्या होता है? आवश्यकता के उत्पन्न होने के पश्चात आपके मस्तिष्क में बनने वाला तनाव। हमारी आवश्यकता जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, हमारे मस्तिष्क का तनाव उतना अधिक बढ़ता जाएगा, और जितनी अधिक आवश्यकता बढ़ेगी, मानसिक तनाव उतना अधिक होगा और उस कार्य को हम उतनी तेजी से करने का प्रयास करने लगते हैं। छोटे से उदाहरण से इसको आप समझिए कि आप ऐसे पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा पढ़ पाते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको भूख भी लग जाती है, उसके बाद आपको प्यास भी लग जाती है, मतलब बीच बीच में आप उठते रहते हैं। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है, आपके पढ़ने की स्पीड, याद करने की पावर ज़्यादा होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकता अधिक होती जाती है और आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारा अंतर्नोद और अधिक चलता। अंतर्नोद को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राइव। ड्राइव का अर्थ होता है चलाने वाला, चालक। यानी हमारे मस्तिष्क में चालक जो होता है, हमारा ड्राइवर जो होता है, वो और अधिक तेज हो जाता है, और जैसे जैसे हम लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं, उतनी ही हमें तेजी आने लग जाती है। और जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता जाता है, उस समय हम किसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो वो हमको याद हो जाता है। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपका इसलिए होता है अंतर्नोद के कारण, क्योंकि अंतर्नोद हमको उस आवश्यकता की पूर्ति के प्रति उतनी तेज चालित करता है, उतनी तेज ड्राइव करता है,
क्रियाशील करता है, और हम तब तक क्रियाशील रहते हैं जब तक कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। तो ये हल का जो सिद्धांत है ये पूर्णतः आपका आवश्यकता पे आधारित है। इसको आवश्यकता की कमी का सिद्धांत भी कहा गया है, आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत भी कहा गया है। आवश्यकता की कमी अर्थात आप खाना कब खाते हो? जब आपके शरीर में भोजन की कमी हो जाती है तभी तो आप खाना खाते हो। आप कब पढ़ते हो? जब आपको चीज आती नहीं है, समझ में नहीं आती है। तो हमारी आवश्यकता की जब कमी होती है तो हम उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य को करते हैं, और जो कार्य करते हैं तो उस उद्दीपक और उस अनुक्रिया के मध्य उस ड्राइव के द्वारा यानी उस अंतर्नोद के द्वारा संबंध स्थापित हो जाता है। व्यवहारवादियों में हल का सबलीकरण का सिद्धांत या आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत या आवश्यकता की कमी का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये पूरी तरीके से आपका प्रेरणा पे आधारित है। आप आगे जब प्रेरणा पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रेरणा के अंतर्गत मुख्य क्या होते हैं। आपके 4 प्रेरक होते हैं। जो 4 आपके वस्तु होती हैं उसमें क्या होती है? सबसे पहली आपकी आवश्यकता होती है, दूसरा आपका अंतर्नोद होता है, तीसरा आपके अभिप्रेरक होते हैं, और चौथा आपका प्रोत्साहन होता है या लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और हम तब तक उस कार्य को करते रहते हैं जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो हल ने बताया कि ये सिद्धांत जो है आवश्यकता की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? आवश्यकता की कमी के कारण होता है, और ये आवश्यकता की कमी के कारण हम उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और इस आवश्यकता की पूर्ति को कराने में कौन सहायक होता है? हमारा अंतर्नोद, यानी हमको जो चालित करता है। गाड़ी खड़ी है और गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए ना। तो ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो आवश्यकता के उत्पन्न होने के पश्चात मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला मानसिक तनाव क्या कहलाता है? अंतर्नोद कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्नोद कहलाता है। और ये आवश्यकता हमारी जितनी अधिक बढ़ती जाती है हमारा मानसिक तनाव उतना अधिक बढ़ता जाता है, और हम उतनी तेजी से क्रियाशील होते जाते हैं। अभी आपसे कह दिया जाए कि जाके आप खाना बना लीजिए जाके, और आपका मन नहीं है और आपको भूख भी नहीं लगी है, तो आपका क्या खाना बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। और अगर आप बनाएंगे भी तो बहुत धीरे धीरे बनाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत तेज की भूख लगी हुई है, बहुत तेज की भूख लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप जिस कार्य को 1 घंटे में करते हैं, जिस खाना को 1 घंटे में बनाते हैं, उस खाने को आप 20 मिनट के अंदर बना के अपनी भूख को शांत करने का प्रयास करेंगे। और जब आप भोजन कर लेंगे, जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो आप शांत हो जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि हम किसी भी आवश्यकता के कारण हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न तनाव हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, और जब हम उस उद्दीपक को प्राप्त कर लेते हैं तो हम उस की गई क्रिया को सीख जाते हैं। की गई क्रिया को सीख जाते हैं, यही सीखना है। हल का मानना है कि अनुक्रिया आवश्यकता के कारण होती है। हम किसी भी कार्य को क्यों करते हैं? हम किसी भी कार्य को क्यों करते हैं? हम किसी कार्य को आवश्यकता के कारण करते हैं। ये किसका मानना है? हल का मानना है। फिर आवश्यकता की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है। यानी जब तक हमारी आवश्यकता की पूर्ति कब नहीं हो जाती, क्यों करते हैं हम आवश्यकता की पूर्ति? क्योंकि उस आवश्यकता की हमारे अंदर कमी होती है, इसलिए हम उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इस सिद्धांत को स्किनर ने सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके टेट पे पूछा जाता है कि हल के सिद्धांत को किसने सबसे आदर्श और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है।
तो किसने माना है? स्किनर ने माना है। स्किनर ने कहा कि सीखने का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। फिर किसी आवश्यकता को दूर करना ही इस सिद्धांत का मुख्य तत्व है। ये सिद्धांत जो बनाया गया, इस सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? हम किसी भी आवश्यकता को दूर करना। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया ना, सीखना क्या है? ये हल का कथन है कि सीखना क्या है? सीखना आवश्यकता की पूर्ति अर्थात कमी के कारण होता है। हल के अनुसार सीखना क्या है? सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य संबंध। अब हमारे सामने स्टिमुलस होता है और हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो हम स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स क्यों करते हैं? कोई भी हमारे सामने उद्दीपक है, उसके प्रति हम रिस्पॉन्स क्यों करते हैं, अनुक्रिया क्यों करते हैं? हल का मानना है कि अंतर्नोद के कारण। किसके कारण? अंतर्नोद के कारण करते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? चूहों पे किया। किस पे किया? चूहों पे किया। चूहों पे प्रयोग के लिए इन्होंने क्या किया कि एक भूल भुलैया, मतलब एक भूल भुलैया बनाया और उस भूल भुलैया का रास्ता एक तरफ जो है भोजन के पास खुलता था जाके, और एक तरफ पानी के पास खुलता था। चूहे को छोड़ा गया। जब चूहे के अंदर भूख अंतर्नोद था, उसको भोजन प्राप्त करना था, तो वो कहाँ गया? प्रयास करते करते कहाँ पहुंचा? भोजन के पास पहुंचा। और जब उसके अंदर प्यास अंतर्नोद उत्पन्न हुआ, तो वो प्रयास करते करते कहाँ पहुंचा? पानी के पास पहुंचा। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि हमारे उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य संबंध किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य संबंध किसके कारण होता है? अंतर्नोद के कारण। ड्राइव पर हमारा अंतर्नोद जितना तेज होगा, हमारा ड्राइवर जितना तेज होगा, हमारी गाड़ी उतनी तेज चलेगी। और ये अंतर्नोद, ये हमारा ड्राइवर हमारी आवश्यकता पे डिपेंड करता है। जब हमारी जितनी अधिक आवश्यकता होगी, यानी जितनी अधिक उस आवश्यकता की हमको पूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी अधिक उसकी कमी होती जाएगी, हम उतना तेज कार्य को करने लग जाएंगे। और क्या होगा? जब हम उस लक्ष्य को उस अनुक्रिया के द्वारा उस उद्दीपक को प्राप्त कर लेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? हमारा सीखना कहलाएगा। ठीक है। हल के सिद्धांत की विशेषताएं मैंने पहले भी बताया आपको कि स्किनर ने इस सिद्धांत को आदर्श एवं सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। क्या बताया है? आदर्श एवं सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। दूसरा, स्किनर ने बताया कि यह सिद्धांत क्रमबद्ध सिद्धांत है। ये भी स्किनर ने इसकी तारीफ की है। इस सिद्धांत की सबसे ज्यादा तारीफ किसने की? स्किनर ने की। और यह सिद्धांत आधारित किस पर है? थॉर्नडाइक और पावलो के सिद्धांत पर। हल का सिद्धांत किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक और पावलो के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया है? अंतर्नोद को दिया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के प्रबलन रखे गए हैं, इसीलिए इसको प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक प्रबलन। फिर तीसरा है, इस सिद्धांत में प्रेरणा को बल दिया गया है, मोटिवेशन को बल दिया गया है। कैसे? अगर शिक्षक अपनी क्लास में छात्रों के अंदर उस विषय या उस पाठ के प्रति आवश्यकता उत्पन्न कर दे, तो क्या होगा? बच्चा जब आवश्यकता उत्पन्न हो जाएगी तो क्या होगा? उसका ड्राइवर चालित हो जाएगा, यानी उसका अंतर्नोद उत्पन्न हो जाएगा। और जब अंतर्नोद उत्पन्न हो जाएगा तो हम उस कार्य को और आसानी से और तेजी से करने का प्रयास करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उस कार्य को करते रहेंगे।
फिर क्रियाओं और आवश्यकताओं में संबंध। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखना क्या है? सीखना क्रियाओं और आवश्यकताओं के मध्य संबंध स्थापित करता है, और ये संबंध किसके कारण होता है? अंतर्नोद के कारण होता है। किसके कारण होता है? अंतर्नोद के कारण होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके टेट और सीटेट में पूछा जाता है, बीटीसी में पूछा जाता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आपने स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन सुना था। पुनर्बलन यानी किसी भी कार्य को करने के पश्चात मिलने वाला बल, जो सकारात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। सकारात्मक बल हमको उस कार्य को करने में और अधिक सबलीकरण कर देता है और अधिक तेजी प्रदान कर देता है, या उस कार्य को बार बार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुरस्कार, किसी प्रकार का सम्मान, ये सब क्या करते हैं आपको? ये आपको उस कार्य को और करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन, दंड, क्या करता है? उस कार्य को करने के लिए धीरे धीरे समाप्त करने की ओर अग्रसर करता है। तो ये जो आपका आप कहेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं हल ने भी जो है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। तो इसमें कंफ्यूजन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब पेपर में आएगा कि शिक्षा एवं अधिगम के क्षेत्र में, किसके शिक्षा एवं अधिगम के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया था? शिक्षा एवं अधिगम के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया था? तो आपका उत्तर है स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि पुनर्बलन का व्यवस्थित रूप किसने दिया, तो आप तो सोचेंगे कि स्किनर ने ही दिया है पुनर्बलन के बारे में। नहीं, पुनर्बलन का व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया है हल ने। हल ने पुनर्बलन की व्यवस्थित व्याख्या करके क्या किया? उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करके उसको व्यवस्थित पुनर्बलन का व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक, अब इसके नाम जान लीजिए आप। हल के प्रबलन के सिद्धांत के, या सबलीकरण के सिद्धांत, या आवश्यकता की कमी के सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, इनको आप जान लीजिए। पहला है गणितीय निगमन सिद्धांत, दूसरा है परिकल्पित निगमन सिद्धांत, तीसरा है आवश्यकता का सिद्धांत, चौथा है जैविकी अनुकूलन का सिद्धांत, पांचवा है उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत, छठा है पुनर्बलन का सिद्धांत, सातवां है परिष्कृत व्यवहार का सिद्धांत, आठवां है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, नवा है चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत इसको हल ने दिया है, लेकिन इसके बारे में बताया किसने? स्किनर ने। स्किनर ने कहा कि चालक न्यूनता यानी हमारा जो अंतर्नोद है, जो हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता के कारण जो अंतर्नोद उत्पन्न होता है, जब उसमें कमी आने लगती है तो क्या होता है? हम की गई क्रिया को सीख लेते हैं। फिर उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत इसको कहते हैं, इसका भी नाम स्किनर ने दिया है। फिर अंतर्नोद प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। अंतर्नोद जो आपका चालक है वो जब चालित होता है और जब उसमें आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो उसमें क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, और जब कमी आ जाती है तो उस कार्य को करना सीख जाते हैं। फिर यथार्थ व्यवहार का सिद्धांत या प्रेरणा द्वारा प्रबलन का सिद्धांत। इन नामों से हल के आवश्यकता की पूर्ति या आवश्यकता के कमी की सिद्धांत को जाना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हल के सिद्धांत की है, हल ने बताया कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसमें दो फैक्टर होते हैं। एक होता है आपका अभिग्रहित और दूसरे होते हैं प्रमेय। अभिग्रहित और प्रमेय, इसको याद कर लीजिए, अभिग्रहित और प्रमेय। ग्रहित क्या होता है? इनकी संख्या 13 होती है। कितनी? 17 होती है। कितनी होती है?
17 होती है। और ये अपग्रहित क्या है? अपग्रहित है किसी भी व्यवहार के बारे में हमारे सामान्य कथन। अभी इसको हम समझा रहे हैं। प्रमेय क्या है? किसी भी व्यवहार के प्रति तार्किक रूप से सोचना या अनुमान लगाना। जैसे एक तो होता है कि आप कोई भी कार्य करते हो, जैसे सामान्य तरीके से किया जाता है आप उसी सामान्य तरीके से उस कार्य को कर लेते हो। ठीक। दूसरा है प्रमेय क्या है? आप डेली अगर 1 चम्मच नमक डालते हो तो आप सोचते हो कि आज चलो 1.5 चम्मच नमक डाल के देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? किसी भी कार्य के प्रति थोड़ा सा और तार्किक ढंग से सोचना और उस कार्य को करना। ये इन्होंने हल ने बताया प्रमेय। और इनकी संख्या बताई उन्होंने 133, 133। इसको याद कर लीजिए। अपग्रहित की संख्या 17 और प्रमेय की संख्या 133, 133। ठीक। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप पढ़ते हो और आप पढ़ रहे हो और आपके एक समान सी धारणा है कि हम 5 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम 60% या 70% मार्क्स ला सकते हैं। ये सामान्य धारणा है आपकी। और उस अपग्रेड के कारण आप कार्य को करते भी हैं, लेकिन आप उसमें नंबर उतने नहीं ला पाते हैं। तो आप क्या करते हो? अपने अपग्रेडों में संशोधन करते हो और देखते हो कि कहाँ पे हमसे कौन सी कमी हो रही है, और उस संशोधन के करने के पश्चात आप उसमें कुछ नया डालने का प्रयास करते हो। ठीक है, इस बार मैंने इस तरीके से आंसर दिया था इसलिए नंबर शायद कम आए हैं, अगली बार मैं दूसरी तरीके से आंसर दूंगा, हो सकता है मेरे नंबर और अधिक आए। तो ये क्या हो जाता है? किसी भी व्यवस्थित क्रम में आपका तार्किक तरीके से सोचना, यह आपका क्या कहलाता है? प्रमेय कहलाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 133 होती है। क्लियर? अब अभी तक आपने पढ़ा था थार्नडाइक का सूत्र SR, यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। इन्होंने इस सूत्र में थोड़ा सा संशोधन किया है। सिद्धांत तो इन्होंने थार्नडाइक के ही उस पर बनाया है, थार्नडाइक और पावलो पे आधारित है, लेकिन इस सिद्धांत में थोड़ा सा संशोधन किया है। संशोधन ये किया है, पहले तो आप इसको समझ लीजिए। जैसे हम हमारे सामने कोई भी उद्दीपक आता है तो हम उसके प्रति जो अनुक्रिया करते हैं और करने के पश्चात वो उद्दीपक हमारे सामने से हट जाता है। लेकिन वो उद्दीपक हमारे सामने से हट गया, लेकिन उस की गई अनुक्रिया और जो हम उस समय जो घटना हुई, जो हमारे मस्तिष्क में छाप पड़ी, वो हमारे क्या होती है? दिमाग में मस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। और फिर वैसी ही जब स्थिति आती है तो हम उस स्थिति को याद करते हैं और याद करने के बाद उसी प्रकार से उस उद्दीपक के साथ अनुक्रिया करने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने SR सूत्र को बदलकर क्या बनाया? कैपिटल S, फिर स्मॉल s, फिर स्मॉल r और फिर कैपिटल R, यानी हमारे सामने स्टिमुलस आता है और स्टिमुलस आने के बाद हमारे जो संवेदी तंत्रिका आवेग हैं, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो क्या करता है? जो हम उत्तेजना के प्रति जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं स्टोरेज करता है, कहीं ना कहीं संचित करता है, कहीं ना कहीं रखता है और हम क्रिया करते हैं। ये जो आपका स्मॉल s और r है, यानी संवेदी तंत्रिका आवेग, यानी जो आपके दिमाग में स्टोरेज जो क्रियाएं हैं, जो अनुभव हैं, वो क्या है आपके? कि हमने ऐसे इस तरीके से इस कार्य को किया था और फिर क्या करते हैं? कैपिटल R है, यानी हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो ये इनका नया सूत्र है, कैपिटल S, फिर स्मॉल s, फिर स्मॉल r और फिर कैपिटल R, SSRR। ठीक, फिर एक बार समझ लीजिए। मनोवैज्ञानिक
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। हल का आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत या आवश्यकता की कमी का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत। अब आप कहेंगे इसको गणितीय निगमन का सिद्धांत क्यों कहते हैं? तो इन्होंने अपने सिद्धांत में हर आयु के प्राणियों पर अलग अलग उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनके अंतर्नोद का अध्ययन करके अपने इस सिद्धांत की व्याख्या की, इसलिए इसको गणितीय निगमन सिद्धांत भी कहते हैं। तो यह सिद्धांत किस पे आधारित है? थॉर्नडाइक और पाउलो के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत की सबसे अधिक जो है तारीफ या प्रशंसा किसने की? वो स्किनर ने की। स्किनर ने कहा कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत है। इस सिद्धांत में चालक को महत्व दिया गया है। हल का कहना है, क्या कहना है कि उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध स्थापित होता है वो हमारे अंतर्नोद पे निर्भर करता है। फिर हम आपको बता रहे हैं, आप डेली पढ़ते हो लेकिन आपके उतनी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपका आवश्यकता उतनी अधिक नहीं होती है, या आपका अंतर्नोद जो मानसिक तनाव है उतना अधिक नहीं होता है। आपकी गाड़ी धीरे धीरे चलती है, अंतर्नोद को ड्राइव कहते हैं, ड्राइवर आपका वो धीरे धीरे चलाता है। लेकिन जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आता है, जैसे आपका लक्ष्य नज़दीक आता है, लक्ष्य क्या है? आपका उद्दीपक है, और उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर क्या होती है? आवश्यकता उत्पन्न होती है, और उस आवश्यकता को जब उत्पन्न होती है तो उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर अंतर्नोद उत्पन्न होता है, यानी मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। और एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है हमारा मानसिक तनाव उतना अधिक बढ़ता जाता है, और तब तक बढ़ता रहता है तब जब तक कि अंतर्नोद यानी उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अर्थात किसी भी कार्य को सीखने में उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके चालक की होती है। किसकी होती है? आपके चालक की होती है, अर्थात अंतर्नोद की होती है। तो ये रहा बच्चों हल का प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आता है, जहाँ भी जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट के द्वारा हमें बताइए। ठीक है, ओके। अब हम लोग कल पढ़ेंगे गेस्टाल्टवादियों का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। धन्यवाद।